तो सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे बच्चे। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। बेटा अभी तक हमारा बायो का कोई भी लेक्चर 9th क्लास का हमारे चैनल पे नहीं आया है, तो ये हमारा बायो का पहला लेक्चर है 9th क्लास के लिए। ठीक है। सो बेटा जहां तक मैंने देखा है अपने ऑफलाइन सेंटर्स में कि बच्चों को इन चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। दैट वाई इसको मैंने पार्ट्स में बनाना है, मतलब हर एक वीडियो छोटे छोटे पार्ट्स में आएगी, जो कि 20-20 मिनट या 15 मिनट की होगी, आई थिंक सो। और जिसके अंदर मैं एक सर्टेन टॉपिक को अच्छे से क्लियर करूंगा। उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा जो कि एनसीईआरटी रीडिंग होगी। तो प्लीज़ आप लोग अगर इस प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो मैं आपको डेफिनेटली श्योर करता हूँ इस चैप्टर में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो ना तुम्हें समझ आए, मतलब जो जिससे तुम्हें डाउट आए, आई एम सॉरी, कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो नहीं समझ आ रहा है, सब समझ में आएगा। और इवेंचुअली आपको धीरे धीरे वो लर्न भी हो जाएगा, समझ में आने लगेगा। और ओवरऑल जो आपका ये बायोलॉजी का डर है, नॉर्मली मैं देखता हूँ 9th क्लास के लिए टफ चैप्टर बन जाता है, क्योंकि सेल बायोलॉजी जो होती है वो आप कभी नहीं पढ़ते, आप इंसानों वगैरह के बारे में पढ़ते हो। तो फर्स्ट टाइम आप साइटोलॉजी के बारे में पढ़ते हो, तो थोड़ा सा होता है कि बच्चे को कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सारी नई नई चीज़ हो जाती है। बट जैसे कि मैंने बोला, आप जो भी मैं बता रहा हूं उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बिना वक्त गवाए बेटा आज की वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी की वो छोटी इकाई जिससे पूरी जिंदगी बनी है। क्या बात है भाई, जिंदगी की वो छोटी इकाई जिससे पूरी की पूरी लाइफ बनी है। भाई क्या मतलब है इसका, चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अगर आपको पता हो तो जैसे कि एक बिल्डिंग होती है, ठीक है। बिल्डिंग किससे बनती है? फ्लोर से। फ्लोर किससे बने होते हैं? रूम से। रूम किससे बने होते हैं बेटा? वॉल से, दीवारों से। और दीवारें किससे बनी होती है? ईंट से। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एक बिल्डिंग की जो सबसे छोटी इकाई है, ये सबसे छोटी यूनिट है, वो एक ब्रिक यानी एक क्या है? ईंट है। क्योंकि एक ईंट से ही जोड़ते 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 दीवारें बनी, दीवारों से कमरे बने, कमरों से फ्लोर बने, फ्लोर से पूरी एक बिल्डिंग बन गई। तो वैसे ही हमारे ऑर्गेनिजम्स, जो जीवित जीव हैं, जितने भी जीव जिंदा हैं, जिनको आप बोलते हो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो लोग ऐसे ही छोटी छोटी ब्रिक से, छोटे छोटे ईंटों से बने होते हैं। लेकिन वहां पर हम उनको ब्रिक्स ना बोलकर, ईंटें ना बोलकर हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? सेल बोलते हैं। आओ जरा स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि साइंस की मेजरली 3 ब्रांच तो जानते ही होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद बेटा इसकी सब ब्रांचेस भी होती है, मतलब उसके अंदर ब्रांच के अंदर ब्रांच, ठीक है। तो बायोलॉजी की जो ब्रांच, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर आप किसकी स्टडी करते हैं? सेल्स की स्टडी करते हैं। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग सेल की स्टडी करते हैं, उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं या फिर सेल बायोलॉजी कहते हैं। समझ में आया क्या भाई? सेल बायोलॉजी क्या है? सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी है क्या? सेल की बायोलॉजी की वो ब्रांच जहां पर हम लोग किसकी पढ़ाई करते हैं भैया? जहां पर हम लोग सेल यानी कोशिका की पढ़ाई करेंगे, उस बायोलॉजी की ब्रांच को हम लोग क्या बुलाते हैं? साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब भैया सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी में हम लोग सेल की पढ़ाई करेंगे, ये सेल होते क्या हैं? तो बेटा सेल, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेल अगर आप नॉर्मली बात करें तो सेल जो है ये एक लैटिन वर्ड है, जो कि जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, छोटा सा कमरा, छोटा कमरा, छोटू कमरा भाई, ठीक है। सेल, सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लिटिल रूम। क्लियर है क्या बेटा? अब वही मैंने बताया कि जैसे एक बिल्डिंग की जो सबसे छोटी इकाई होती है, बिल्डिंग को बनाने के लिए बेटा डायरेक्ट बिल्डिंग नहीं बनती, सबसे पहले ईंट रखनी पड़ती है। वैसे भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटी अवस्था होती है, जिससे हम जोड़ जोड़कर एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, वो छोटी इकाई क्या होती है? हमारी सेल होती है। बेटा सेल एक तरह का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। जिंदगी यानी किसी की लाइफ यानी किसी का ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म जिस छोटी सी चीज से बना होता है, जो बेसिक छोटी चीज होती है, उसको सेल बुलाते हैं। उस छोटी चीज का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है और वो छोटी चीज कुछ ना कुछ फंक्शन भी परफॉर्म करती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल। सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। बहुत बढ़िया बात बेटे। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, मैंने बताया जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सारे किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं बेटे? सेल से बने होते हैं। और नए सेल, भाई आपको पता है एक सेल होता है, एक सेल से, भाई आप एक सेल से तो बने नहीं हो, बहुत सारे सेलों से मिलकर आप लोग बने हो, ठीक है। तो ये नए सेल कैसे बनते हैं? तो बेटा जो पुराने सेल होते हैं उन्हीं से मिलकर नए सेल बनते हैं, उन्हीं से, मतलब पुराना सेल ही नए सेल को डेवलप करता है। क्लियर हो रहा है क्या? अब वो कैसे करता है ये हम चैप्टर के आखिरी में पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन कैसे होता है। बाकी अभी हम इतना समझेंगे
कि सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लिटिल रूम, ठीक है, क्योंकि सेल हमारी बॉडी में सबसे छोटा होता है इसलिए इसको सेल बुलाते हैं, क्योंकि सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। उसके बाद सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते हैं। नए सेल जो बनते हैं वो पुराने सेलों से ही मिलकर बनते हैं, पुराने सेल ही नए सेल का निर्माण करते हैं। बहुत बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं बेटा। सेलों का ग्रुप, जो सेल होता है सेलों का ग्रुप मिलकर टिश्यू बनाता है। क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। अब टिश्यू क्या होता है सर? धीरे धीरे समझ में आएगा बेटा। सेलों का ग्रुप मिलकर टिश्यू बनाता है और टिश्यू का ग्रुप मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मतलब आपका अंग, आपके बॉडी का एक पार्ट बनाता है और बॉडी के कई पार्ट्स मिलकर पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, पूरा एक अंगों का सिस्टम बना देते हैं। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है भाई, आप खाना पचाते हो ना तो उसमें क्या क्या लगता है? दांत लगते हैं, जीभ लगती है, खाने के लिए ऑस्फोगस पाइप लगती है मतलब निगलने के लिए, फिर स्टमक होता है। तो खाना पचाने के लिए आपको कितने सारे ऑर्गन की जरूरत है? इन सारे ऑर्गन सिस्टम को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सारे ऑर्गनों को मिलाकर क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप बनकर क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म यानी कि एक जीव। यानी आप ध्यान से देख सकते हो एक जीव बनाने के लिए कहां से स्टार्टिंग हुई है? सेल। ये उसी प्रकार से है जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए भैया ईंट रखी, ईंटों से कमरे बने और ईंटों से दीवारें बनी, दीवारों से कमरे बने, कमरों से फ्लोर बने, फ्लोर से बिल्डिंग तैयार हुई। वैसे बेटा सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, एक ऑर्गन से और कई सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक जीव बनाते हैं। यहां तक समझ में आएगा? बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ गया बेटा। अभी तक का वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? सबसे छोटा सेल कौन सा है? उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। एक बैक्टीरिया टाइप का बैक्टीरिया ही होता है माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटा सेल है, इससे छोटा सेल अभी तक दुनिया में नहीं है। सबसे बड़ा सेल कौन सा है? आपने देखा होगा ऑस्ट्रिच का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा सेल होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। कई बार पूछ लेता है 1 मार्क्स में कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल कौन सा है। आगे बढ़ू क्या बेटे? अब आगे बढ़ते हैं भाई, ये हिस्ट्री ऑफ सेल। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल। सेल थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल। भाई सेल की खोज किसने की? सेल आया कहां से? ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेटा सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम जिसने सेल के बारे में कुछ भी बताया है, सेल को डिस्कवर करा, वो कौन थे? वो थे रॉबर्ट हुक, और जिन्होंने करा था 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक जो थे, ठीक है, वो नई एज के साइंटिस्ट ही थे। जैसे हम लोग नई एज के टीचर्स हैं, वैसे वो लोग नई एज के साइंटिस्ट थे और इनको बताया गया था, इनसे बोला गया था कि आप एक ऐसी डिवाइस बनाओ जिससे हम चीज़ों को बहुत इजीली और मैग्नीफाइड करके देख सकें। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने लगे रहे और इन्होंने एक पहला या बोल सकते हो प्राचीन माइक्रोस्कोप बनाया, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, है ना। बहुत पौराणिक माइक्रोस्कोप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पुराना हो गया ना, अब तो लेटेस्ट आ गए। तो इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया उस टाइम का, ठीक है। उस टाइम इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब ये चीजों को देख रहे थे तो उसी में इन्होंने देखा लकड़ी का एक गुट्ठा, लकड़ी का एक टुकड़ा, कॉर्क बोलते हैं इसको, लकड़ी का कॉर्क देखा और कॉर्क के अंदर इनको दिखाई दिया, जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है, मधुमक्खी का छत्ता देखा, उसमें ऐसे लगता है छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे रूम्स होते हैं। तो ये क्या कर रहे थे? इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था अपना खुद का और उस माइक्रोस्कोप से ये इन्होंने ये चीजों को देख रहे थे, एनालाइज कर रहे थे भाई कि भाई मैंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया। जैसे आप डिवाइस आ जाता है ना, तो आप भी अपने डिवाइस का यूज करते हो, तो इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था, उस माइक्रोस्कोप से चीजों को देख रहे थे। उसी में इन्होंने लकड़ी का टुकड़ा देखा, लकड़ी के टुकड़े के अंदर इनको क्या दिखाई दिया? जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो, जैसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट, और कंपार्टमेंट, इसी छोटे छोटे कंपार्टमेंट को इन्होंने नाम क्या दिया? सेल। इसी छोटे छोटे कंपार्टमेंट को नाम क्या दिया? सेल। क्लियर हुआ? सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने करी बेटा, क्योंकि ये जो सेल था हमारा, ये जो सेल था लकड़ी के टुकड़े में, ये डेड सेल था, मरा हुआ सेल था, लिविंग सेल नहीं था, क्योंकि लकड़ी के गुट्ठे में बेटा डेड सेल होते हैं। जैसे जैसे आप थोड़ा सा अभी मेरे साथ इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, आपको पता लगेगा वो जीव जो जिंदा होते हैं उनके अंदर जो सेल होते हैं वो होते हैं लिविंग सेल, और जो सेल मर जाते हैं उनको बोलते हैं डेड सेल। तो इन्होंने डेड सेल ढूंढा था। क्या ढूंढा था? डेड सेल। लेकिन सेल तो सेल, ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने ही ढूंढा। उसके बाद बेटा एंटोन वैन ल्यूइनोइक, ठीक है, ये भी साइंटिस्ट आए 1674 में। इन्होंने क्या करा भाई? धीरे धीरे माइक्रोस्कोप को क्या कर रहे थे लोग? डेवलप कर रहे थे और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो बनते बनते 1674 में, है ना, एक अच्छे माइक्रोस्कोप की मदद से इस साइंटिस्ट ने प्रोटोजोया और बैक्टीरिया बेटा छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जानते ही होंगे, आपने 8वीं क्लास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ाई है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये इनके अंदर जो सेल होगा वो लिविंग सेल होगा। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ये बन गए
जिन्होंने लिविंग सेल ढूंढा। सेल तो इन्होंने ढूंढा, लेकिन इन्होंने जो सेल ढूंढा था वो डेड था, तो इन्होंने ढूंढा वो एक लिविंग सेल था, एक जिंदा सेल था, तो उसकी डिस्कवरी इनके नाम पर चली गई। समझ में आ रहा है? बड़ा सिंपल बात है भाई। उसके बाद बेटा डिस्कवरी आगे बढ़ती रही, तो रॉबर्ट ब्राउन आए उसी चेन में। उन्होंने 1831 में सेल के अंदर एक पार्ट होता है सेल का, सेल के अंदर जो सेल होता है, सेल का एक पार्ट होता है, आप ऐसा मान सकते हो मेनली वो सेंटर में पाया जाता है, अभी आप ऐसा मान लो, उसका नाम होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। बेटा जैसे एक ह्यूमन बॉडी को काम करने के लिए ब्रेन चाहिए होता है, वैसे एक सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? न्यूक्लियस। क्योंकि आप ऐसा बोल सकते हो सेल का जो ब्रेन है वो क्या है? न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन वो साइंटिस्ट बने जिन्होंने सेल न्यूक्लियस को ढूंढा। मतलब इनका जो माइक्रोस्कोप था, इन्होंने जो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करा होगा बेटा, वो कितना मैग्नीफाइड होगा कि सेल एक तो बहुत छोटी चीज, और उसको भी इन्होंने क्या देखा? उसके भी अंदर देख पा रहे थे। तो इनका कितना अच्छा माइक्रोस्कोप होगा, आप समझ सकते हो। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई। ठीक है, उसके बाद बेटा ये नाम है स्क्लिंजन और सिचुआन, ऐसा कुछ करके है, थोड़ा सा इंग्लिश मेरा कमजोर है। ठीक है, जो भी है, दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर सबसे पहली बार 1838 और 1839 में सेल थ्योरी प्रपोज करी। क्या प्रपोज करी? सेल थ्योरी। ये दो साइंटिस्टों ने बेटा, सेल की खोजें तो हो रही थी, साइटोलॉजी के बारे में तो बताया जा रहा था, बट दुनिया के सामने एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही थी। तो सबसे पहली बार इन्होंने 1838 और 1839 में सारी सेल की खोजों को लेकर आके उसके बारे में विस्तार से जानकारी करके पूरी एक थ्योरी बनाई और उस थ्योरी को सबके सामने प्रपोज करा, सबके सामने दर्शाया। समझ में आया? इसलिए इनका नाम भी आता है। उसके बाद बेटे प्रुकेंजी नाम के साइंटिस्ट हैं हमारे। ठीक है, ये वो थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर करा था 1839 के अंदर। प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल के अंदर जो लिविंग पार्ट्स होते हैं, सेल के अंदर जो जितना भी लिविंग पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेल के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर होता है, सेल के अंदर भी सेल के खुद के कुछ ऑर्गन्स होते हैं, उनकी डिस्कवरी और उनके बारे में जानकारी कहीं ना कहीं प्रुकेंजी सर ने आपको करके दे दी थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? हमने पढ़ा भैया कि सेल की जहां पर स्टडी होती है उसको साइटोलॉजी कहते हैं। सेल क्या है? सेल वो छोटी इकाई है जिससे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म बना होता है। तो हमने सेल के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। फिर हमने देखा कि सेल की डिस्कवरी किन लोगों ने करी, कैसे कैसे सेल की थ्योरी आगे बढ़ी। उसके बाद हम लोग अब आ जाते हैं आगे। बेटा ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो दो तरह के ऑर्गेनिज्म हम लोग सेल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी और सेल के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म हमारे पास एक हो जाता है यूनिसेलुलर और एक हो जाता है मल्टी सेलुलर। बेटा यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब क्या होता है? ये जो UNI है, यूनि का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, यूनि का मतलब क्या होता है? सिंगल। ठीक है, तो यूनि का मतलब सिंगल और सेलुलर मतलब सेल वाला, है ना? सेलुलर का मतलब सेल, तो सिंगल वाला ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। मतलब एक ऐसा जीव जिसके अंदर सिर्फ कितने सेल हो? एक सेल हो, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, है ना? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना होता है उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेलों से बनता है उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है क्या? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, लिखा भी है यहाँ पर, ठीक है, इफ एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना होता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल से बना होता है, मोर देन वन सेल, एक से ज्यादा सेल से बना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। डेफिनेशन वही लिखी हुई है, समझ में आ रहा है? इनके बीच का डिफरेंस पढ़ लेते हैं बेटा, इनके बीच का डिफरेंस पढ़ लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होता है जो एक सेल से बना होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होता है जो बहुत सारे सेलों से बना होता है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या बेटा? ठीक है, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्योंकि वो एक ही सेल से बना होता है, तो बेटा उसकी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, उसकी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं वो एक ही सेल से होते हैं। मतलब उसका खाना, पचाना, मूव करना, चलना, उठना, बैठना। बेटा आपकी बॉडी में भी कई सारी चीजें हो रही है, आप श्वास ले रहे हो, ठीक है, आप एनर्जी बना रहे हो, आप किसी चीज को देख रहे हो, आपका ब्रेन यूज हो रहा है, तो जितने भी आपकी बॉडी में एक लिविंग थिंग काम करता है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्योंकि वो एक ही सेल से बना होता है तो वो सारा काम एक ही सेल बना काम करता है। यूनिसेलुलर में एक ही सेल होता है और वो एक ही सेल उसके लाइफ के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। बट लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होता है? मल्टी सेलुलर के अंदर क्योंकि वो बहुत सारे सेलों से बना होता है, क्या बना होता है? बहुत सारे सेलों से, तो अलग अलग सेल के ग्रुप्स, अलग अलग सेल्स के ग्रुप मिलकर अलग अलग काम को परफॉर्म करते हैं, वो स्पेशल सेल्स बन जाते हैं। वो अलग अलग सेल्स अलग अलग
काम को परफॉर्म करते हैं आपकी बॉडी में। उदाहरण के तौर पे जैसे एक बिल्डिंग होती है बेटा, एक बिल्डिंग के अंदर जो मिस्त्री होता है, ठीक है, जिसको आप लोग क्या नाम है बेसिकली बोलते हैं, जो घर बनाता है, ठीक है, तो वहां पर सीमेंटिंग का काम, बिल्डिंग बनाने का काम वो कर रहा है, उसका एक ग्रुप होगा लेबर का, वो अलग काम करेगा बेटा। वहां पर कारपेंटर लकड़ी का काम एक अलग बंदा कर रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का काम एक पूरा अलग ग्रुप कर रहा होगा, पेंटिंग का काम एक अलग ग्रुप कर रहा होगा, और मैटिंग का काम अलग ग्रुप कर रहा होगा। तो जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए इंसानों के अलग अलग ग्रुप्स काम कर रहे हैं क्योंकि वो उस काम में माहिर हैं, उसी प्रकार से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स के अलग अलग ग्रुप अलग अलग काम को करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे आप कोई भी चीज देखते हो या आप कोई भी चीज महसूस करते हो, उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करता है नर्व सेल, क्योंकि हम लोग भी एक तरह के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो हमारी बॉडी में कई प्रकार के सेल्स होते हैं, जैसे मसल सेल, स्मूथ मसल सेल, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, नर्व सेल, स्पर्म, और गर्ल्स में ओवम होता है। तो ऐसे कई प्रकार के सेल्स हमारे अंदर पाए जाते हैं। तो अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स अलग अलग काम को परफॉर्म करते हैं। जैसे एक बिल्डिंग के अंदर स्पेशलाइज्ड ग्रुप एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसी प्रकार से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग ग्रुप के सेल अलग अलग काम को परफॉर्म करते हैं जिसमें वो माहिर होते हैं। आप ऐसा समझ सकते हो। तो यहां पर लिखा हुआ है स्पेशलाइज्ड सेल्स परफॉर्म डिफरेंट लाइफ फंक्शन, बल्कि यहां पर सिंगल सेल, एक ही सेल सारे काम करता है, बट यहां पर स्पेशल सेल्स अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। समझ में आया बेटा? यूनिसेलुलर में एग्जांपल हो गया अमीबा, बैक्टीरिया, प्रोटोजोया एक्सेट्रा। मल्टीसेलुलर में हम आ गए ह्यूमंस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए एक्सेट्रा, बर्ड्स आ गए। तो ये सारे क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बेटा आज हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, जहां पर हमने पढ़ा सेल क्या होता है, सेल की हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री हमने पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस करा कि ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस पढ़ा। ये पूछता है बेटा डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ये बात भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछ रहा है राइट द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है क्या बेटे? तो आज हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर कराया है। आपसे मैं आपका जो होमवर्क है वो आपका होमवर्क है एनसीईआरटी का, जहां से चैप्टर स्टार्ट होगा। तो ऐसे आगे पीछे अगर आप पेज पलटोगे तो मान लेते हैं वो एक पेज हो गया, तो आपको ऐसे 1.5 पेज पढ़ना है। कितना पेज पढ़ना है? 1.5 पेज पढ़ना है। और अगर आप ऐसा समझते हो जैसे मान लो ये कोई पेज है, जैसे एक बुक है, अगर सपोज ये बुक है, तो अगर आप आगे पीछे को एक पेज का गिन रहे हो तो ऐसे आपको एक पेज पढ़ना है, 2 पेज पढ़ना है और इसका आधा पेज पढ़ना है। यानी आपको 1.5 पेज पढ़ना है। तो ये पूरा पेज पढ़ना है, और चलो 1.5 नहीं, आप 2 पढ़ लेना, क्योंकि पूरे 2 पेज मैं पढ़ा चुका हूँ। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको 2 पेज में मिल जाएगा, तो आप ऐसे पूरा 2 पेज पढ़ लेना, ठीक है। लास्ट के कुछ टॉपिक्स मैंने नहीं बताया इसलिए मैं 1.5 बोल रहा था, बट आप पूरा एक पेज पढ़ लेना, फ्रंट का जो आगे पीछे का एक तरह से पूरा एक पेज पढ़ लेना। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसके बाद आपको बहुत, जब आप एनसीईआरटी रीडिंग कर लोगे ना तो लाइन टू लाइन, और अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो उसको आप मार्क कर लेना, ठीक है। सो ये आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे प्रोसीड करेंगे।